NH3 NH3, इस पर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वह कोऑर्डिनेट बाउंड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेंगे। और जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बाउंड से जुड़ेंगे मीन्स ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया गया। तो ये क्या था? अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग टर्म यूज किए थे प्राइमरी वैलेंसी का और सेकेंडरी वैलेंसी का। प्राइमरी वैलेंसी और यूज किए थे सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो टर्म यूज किया गया था प्राइमरी वैलेंसी और जो टर्म यूज किया गया था सेकेंडरी वैलेंसी, ये यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया, मीन्स इसको डाइवैलेंट आप बोले क्योंकि 2 Cl के साथ यह जुड़ सकता था। तो इसका जो वैलेंसी हुआ 2, इसका वैलेंसी कितना हो गया? ये जो वैलेंसी है या ये वैलेंसी 2, इसी को आप क्या बोल दिए? प्राइमरी वैलेंसी। जो आयनाइजेबल वैलेंसी है, जो उसके आयन के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी को आप बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन यही कॉपर 4NH3 से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में एकोमोडेट कराया है। तो अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में जो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कराया, तो उस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं कि यह 4NH3 ग्रुप से या लिजेंड से जुड़ा, और जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, जो जुड़ने का कैपेसिटी होता है, उसी को आप वैलेंसी बोलते हैं। तो इसको आप बोल दिए सेकेंडरी वैलेंसी, और इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि यह 4NH3 के साथ जुड़ा जो नॉन आयनाइजेबल है, ये आयनाइजेबल नहीं है। अगर हम प्राइमरी वैलेंसी का बात करते हैं तो ये डिसाइड करता है प्राइमरी वैलेंसी कि उस पर कितने चार्ज होंगे, वह कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किए होंगे सेंट्रल मेटल एटम। यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी वैलेंसी जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे वह किसके तरह बिहेव किए, तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रखा, और जो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रखता है उसको आप क्या बोलते हैं? लिविस बेस। उसको क्या बोलते हैं? लिविस बेस। तो ये सेंट्रल मेटल एटम के प्राइमरी वैलेंसी जो होंगे वो उसके बेसिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, यानी इसको आप क्या बोलेंगे? लिविस बेस। लिविस बेस, क्योंकि यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। लिविस बेस यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे पाए। लेकिन जब हम सेकेंडरी वैलेंसी का बात करेंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी में अगर हम सेंट्रल मेटल एटम का बात करें तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी क्या कर रहा है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको आप क्या बोलेंगे? लिविस एसिड, क्योंकि यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, वैसे अगर हम जनरली मेटल का बात करें, अगर हम यहाँ पर मैं चर्चा कर ले मेटल के बारे में, अगर हम मेटल के बारे में चर्चा करें तो जो इक्विलिब्रियम टॉपिक है 11th क्लास में उसमें पढ़ा रहे थे, तो बतलाया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ लिविस एसिड एंड लिविस बेस। उसमें बतलाया गया था कि जितने भी मेटल्स होंगे क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, इसलिए वह लिविस बेस की तरह बिहेव करेगा। तो मेटल है तो वह किसके तरह बिहेव किया? लिविस बेस की तरह बिहेव किया। लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे सेंट्रल मेटल एटम का, जब हम बात कर रहे होंगे सेंट्रल मेटल एटम का, तो सेंट्रल मेटल एटम में तो जो मेटल है वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है बल्कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और सेंट्रल मेटल एटम है तो वह तो फर्दर आयोनाइजेशन को दिखलाता नहीं है। जैसे यहाँ पर जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे होंगे तो क्या बतलाएगा? फर्दर इट डज नॉट गिव द आयन Cu2+,
एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल NH3 मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये फर्दर इसमें डिसोसिएट नहीं कर पाता है। तो फर्दर उसमें डिसोसिएट नहीं कर पाया मीन्स हम इसके जो आयनाइजेबल वैलेंसी है दैट इज प्राइमरी वैलेंसी, इसके आधार पर सेंट्रल मेटल एटम के नेचर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम किसके आधार पर एक्सप्लेन करेंगे? तो ये दोनों के साथ रहते हुए बात करेंगे। तो ऑलरेडी यह एक स्पेसीज बन गया आयनिक स्पेसीज, और NH3 इस आयनिक स्पेसीज में Cu+ में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। तो उस कंडीशन में आप इसको क्या बोलेंगे? लिविस एसिड। तो सेंट्रल मेटल एटम जो होंगे वह सेंट्रल मेटल एटम इसके तरह बिहेव करेंगे, तो लिविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर लिए कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल किसके तरह बिहेव करता है? तो लिविस बेस की तरह। लेकिन सेंट्रल मेटल एटम किसके तरह बिहेव करता है? लिविस एसिड की तरह। यहाँ पर हम ये बतलाए कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगा, अगर सेंट्रल मेटल एटम के प्राइमरी वैलेंसी को फोकस करें तो उस कंडीशन में वह लिविस बेस होगा। मीन्स हम मेटल की बात कर रहे होंगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी है, इसलिए लिविस बेस होगा। लेकिन जब हम उसी मेटल को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एज सेंट्रल मेटल एटम ट्रीट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिजेंड एक्सेप्ट कर रहा होता है, इसीलिए वह सेंट्रल मेटल एटम है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहा है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, किससे? तो लिजेंड से। उस कंडीशन में उसको आप क्या बोलते हैं? लिविस एसिड। तो ओवरऑल सेंट्रल मेटल एटम को आप क्या बोलेंगे? इन द कॉम्प्लेक्सेस, अगर हम ऐसा क्वेश्चन लिखते कि इन द कॉम्प्लेक्सेस सेंट्रल मेटल एटम इज, अब ऑप्शन यहां पर दे दें। ऑप्शन ए में लिख दिए लिविस बेस, ऑप्शन बी में लिख दिए लिविस एसिड, ऑप्शन सी में लिख दिए बोथ, और ऑप्शन डी में लिख दिए नन। तो आंसर क्या हो जाएगा? यह किसके तरह बिहेव करेगा? तो यह लिविस एसिड के तरह बिहेव करेगा। बोथ ठीक नहीं करेंगे क्योंकि यह लिविस एसिड ही है। कब? जब सेंट्रल मेटल एटम है, मीन सेंट्रल मेटल एटम के मिलने से, सेंट्रल मेटल एटम और लिजेंड के मिलने से ही कॉम्प्लेक्स बनता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स किसके किसके मिलने से बनता है? तो सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिजेंड, सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिजेंड के मिलने से बनता है। तो उस कंडीशन में हम लोग इसको लिविस एसिड के रिस्पेक्ट में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये समझे कि कैसे कोऑर्डिनेट बाउंड से जुड़ा हुआ होगा लिजेंड सेंट्रल मेटल एटम से या सेंट्रल मेटल आयन से, और सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जो कॉम्प्लेक्स है उसमें किसके तरह बिहेव करेंगे? तो लिविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। अब हम लोग देखते हैं लिजेंड। वैसे समझ ही चुके हैं कि लिजेंड जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है।